गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप कैसे हैं? आशा है कि आप घर में बिल्कुल स्वस्थ होंगे। कक्षा 10वीं में क्षितिज के अंतर्गत पाठ नंबर 2 बाल गोविंद भगत, यह टॉपिक आज आपको करवाया जा रहा है। इस टॉपिक के लेखक हैं श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी। सबसे पहले लेखक के बारे में थोड़ी सी जीवनी देखिए कि श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध निबंधकार थे। उनका जन्म सन 1899 ईस्वी में बिहार प्रदेश के अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिले के एक छोटे से गांव बेनीपुर में हुआ था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था, तो इनका पालन पोषण इनके ननिहाल में हुआ। ननिहाल क्या होता है? नाना मामा का घर। इन्होंने बड़ी कठिनाई से 10वीं तक ही शिक्षा प्राप्त की। श्री बेनीपुरी जी सन 1920 में महात्मा गांधी जी के संपर्क में आ गए थे और उस समय गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे। तो कवि राम वृक्ष बेनीपुरी जी भी उसमें पूरा सहयोग देने लगे। उन्होंने अपने खुद के अध्याय के बल पर अपने अध्याय के बल पर ही हिंदी ज्ञान में निपुणता प्राप्त की, अर्थात घर पर ही रहकर तैयारी करते थे और हिंदी का बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। इसके अलावा अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत आदि अनेक भाषाओं का भी उन्होंने गहन अध्ययन किया। जिस समय देश की आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो बेनीपुरी जी 10 बार जेल में गए अपने देश को आज़ाद करवाने के विषय में। आज़ाद होने के उपरांत, अर्थात जब हमारा भारत आज़ाद हो गया था, तो उसके पश्चात सन 1957 में बिहार विधानसभा के सदस्य बनाए गए थे, निर्वाचित हुए, बनाए गए थे। बेनीपुरी जी ने लगभग 15 वर्ष की छोटी सी आयु में ही पत्र पत्रिकाओं में लिखना शुरू कर दिया था तथा पत्रकारिता को ही अपने जीवन का साधन बना लिया था। इन्होंने समय समय पर किसान मित्र, तरुण भारत, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी, नई धारा, कर्मवीर आदि अनेक पत्र और पत्रिकाओं का कुशल संपादन किया कि कई वर्षों तक ये संपादक रहे थे, एक अच्छे रचनाकार रहे थे। सन 1968 में लेखक का राम वृक्ष बेनीपुरी जी का निधन हो गया था। अब उनकी रचनाओं के बारे में देखिए कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार से है। जैसे जो उन्होंने उपन्यास लिखे थे उसमें है कैदी की पत्नी और पतितों के देश में, ये उनका उपन्यास था। इसी तरह कहानी लिखी उन्होंने चिता के फूल, नाटक भी लिखे थे, एकांकी भी लिखी। नाटक के अंदर और एकांकी के अंदर अम्बपाली, संघमित्रा, सीता की माँ, नेत्रदान, तथागत, विजेता, राम राज्य तथा गांव का देवता। इनके अलावा उन्होंने कुछ रेखा चित्र भी लिखे, जैसे माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, मन और विजेता, निबंध और संस्मरण। ये रचनाएं जैसे जंजीरें और दीवारें, मुझे याद है, मेरी डायरी, नई नारी,
मशाल। यात्रा वृत्तांत में उन्होंने लिखे हैं, मेरे तीर्थ उड़ते चलो पैरों में पंख बांधकर। जीवनी जो उन्होंने अन्य व्यक्तियों की लिखी है उसमें कार्ल मार्क्स और जयप्रकाश नारायण जी की उन्होंने जीवनी भी लिखी थी। ये तो था लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय। अब हम पाठ की ओर चलते हैं। पाठ का सार कुछ इस प्रकार से है कि बाल गोविंद भगत एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं। वे घर गृहस्थी चला रहे थे। उसके परिवार में उनकी पत्नी का देहांत हो गया था और एक पुत्र था, वह अक्सर बीमार रहता था। पुत्र की उन्होंने शादी कर रखी थी। जो पुत्रवधू थी वह बड़ी ही सुशील महिला थी। घर का पूरा कामकाज उन्होंने अपनी जिम्मेवारी पर ले लिया था और भगत को लगभग हर एक काम से छुटकारा दे दिया था। कहने का भाव ये है कि भगत अपनी खेतीबाड़ी का काम करते थे और अपनी भजन कीर्तन मंडली में व्यस्त रहते थे। अब चलेंगे हम पाठ की तरफ। लेखक ने बताया है कि बाल गोविंद भगत मंझोले कद के, मंझोला कद होता है बीच का कद, दरमियाना कद, ज़्यादा बड़ा नहीं होता ज़्यादा छोटा नहीं होता, तो मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, अर्थात उनका जो रंग था बिल्कुल साफ था। उम्र उनकी 60 के ऊपर की थी। उनके बाल पक चुके थे, अर्थात बिल्कुल सफ़ेद बाल थे। दाढ़ी लंबी रखते थे, लेकिन बाल जो थे वो जटाजूट नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा उनके सफ़ेद बालों से ही जगमगाए रहता था, क्योंकि चेहरे पर हमेशा सफ़ेद दाढ़ी दिखाई देती रहती थी। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, अर्थात जब गर्मी का समय होता था तो कमर के अंदर एक लंगोटी मात्र होती थी और सिर पर कबीर पंथियों की एक कनपटी टोपी होती थी जो सफ़ेद रंग की होती है, और जब सर्दी आती थी तो एक काला कंबल ऊपर से ओढ़ लेते थे। लेकिन उनके मस्तक पर अर्थात माथे पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी टीका। रामानंदी क्यों? क्योंकि उनके जो गुरु थे, कबीर जी के गुरु, वो रामानंद जी थे। तो रामानंदी चंदन का टीका हमेशा मस्तक पर लगाते थे, जो नाक के एक किनारे से ही शुरू होता था और औरतों की तरह जैसे टीका लगाती है नीचे से शुरू होकर ऊपर की ओर ख़त्म होता था। गले में हमेशा तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला पहन रहते थे। जो तुलसी होती है, तुलसी की जड़ें इकट्ठी कर लेते थे और उन्हें डोर से बांधकर और अपने गले में धारण करते थे। जैसा कि ऊपर की तस्वीर से दर्शाया गया है कि बाल गोविंद भगत साधु थे, अर्थात साधुओं के समान उनकी विचारधारा थी। वे साधु नहीं थे, वे गृहस्थी थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ थे, अर्थात उनका अपना गृहस्थ जीवन था, बाल बच्चे थे। उनकी गृहिणी का अर्थ होता पत्नी की तो मुझे याद नहीं, अर्थात उनकी मृत्यु कब हो गई है इसके बारे में लेखक कहता है मुझे अच्छी प्रकार से ज्ञान नहीं है। लेकिन उनके बेटे और पतोहू क्या होती है? पुत्रवधू, बेटे की बहू को तो मैंने अवश्य देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी और एक अच्छा साफ सुथरा उनके पास मकान भी था, किंतु खेतीबाड़ी करते हुए परिवार भी रखते हुए बाल गोविंद भगत साधु थे, अर्थात साधुओं के समान उनकी विचारधारा थी। साधुओं की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले ऐसे महान व्यक्ति थे वे, और कबीर को साहब मानते थे। कबीरदास जी को वे अपना गुरु मानते थे। उन्हीं के गीतों को हमेशा गाते रहते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे, अर्थात कबीर जी ने जो अपने महान ग्रंथों में लिखा है उन्हीं के नियमों का पालन करते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे और सभी के साथ बिल्कुल खरा व्यवहार करते थे, एकदम से बिल्कुल सच्चा व्यवहार करते थे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि जिनसे भी उनके विचार नहीं बनते थे
या किसी को कुछ संदेश देना होता था या कहीं टोका टाकी करनी होती थी तो वे इसमें बिल्कुल भी झिझक महसूस नहीं करते थे और ठीक उसके सामने ही उनको जैसा कहना होता था, उनके मन में विचारधारा आती थी, वो खरा उत्तर देते थे। किसी से खामखा झगड़ा मोल नहीं लेते थे और किसी की चीज़ को छूते नहीं थे, अर्थात किसी की वस्तु को बिना परमिशन के वे बिल्कुल हाथ नहीं लगाते थे और ना ही अपने व्यवहार में लाते थे। इतने कड़े नियमों का बारीकी तक ले जाना लोगों के लिए बड़ा कौतूहल का विषय था, अर्थात लोगों को इस बारे में बड़ा हैरानी होती थी कि देखो कितने कड़े नियमों का पालन करते हैं। और दूसरी लोगों में इतनी हैरानी की बात ये थी कि वे दूसरे के खेत में कभी शौच आदि के लिए भी नहीं जाते थे। सुबह जब हम शौच आदि के लिए जाते हैं तो उनका एक नियम था कि वे केवल अपने ही खेत में शौच करने के लिए जाते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ें जो थी, घर गृहस्थी की जो चीज़ें थी, वो केवल साहब की ही मानते थे कि उन्हीं की देन है। जो कुछ खेत में पैदा होता था, जैसे धान आदि है, अनाज आदि है, पहले उसे अपने सिर पर लाद कर साहब के दरबार में ले जाते थे, अर्थात जितना भी धान होता था धीरे धीरे करके एक एक कट्टा ले जाकर और मंदिर में भेंट कर देते थे। और जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था, अर्थात इतनी दूरी पर धीरे धीरे करके वे सारा धान साहब के चरणों में भेंट कर देते थे। एक कबीरपंथी मठ से मतलब कि वह दरबार में भेंट स्वरूप रख लिया जाता था कि जहाँ कबीर साहब का मठ था, मंदिर था, वहाँ पर वह प्रसाद के रूप में रख लिया जाता था और वहाँ से जो उन्हें कुछ अनाज वापस मिलता था उसे अपने घर में लाते थे और उसी से ही अपने साल भर का गुजारा चलाते थे, परिवार का गुजारा चलाते थे। कहने का मतलब ये है कि बाल गोविंद भगत के घर में जितना भी धान पैदा होता था, सारा का सारा धान वे मंदिर में, साहब के कबीरदास जी के मंदिर में भेंट कर देते थे और वहाँ से उन्हें जितना धान वापस मिलता था, जो प्रसाद के रूप में मिलता था, वह धान अपने घर पर लाकर और उसी से अपने परिवार का गुजारा करते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुक्त था। लेखक कहता है कि मैं बड़ा हैरान था, बाल गोविंद भगत पर भी हैरान था, उनकी मेहरबानियों पर भी हैरान था, जो उनकी विचारधाराएं थी उन सब पर मैं बड़ा हैरान हो रहा था। और सबसे बड़ी हैरानी ये थी कि मैं उनके मधुर गान पर जो हमेशा ही सुनने को मिलते थे, इस पर मैं बहुत ही हैरान था। कबीर के वे सीधे साधे पद को गाते थे और उन्हीं के कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे कि जो उनके मन से विचारधारा भजन कीर्तन के रूप में निकलती थी, वह लोगों को सजीव मात्र देखने को मिलती थी। आषाढ़ की रिमझिम बारिश है कि जब मौसम होता था बरसात का मौसम, तो आषाढ़ का महीना होता है और आषाढ़ के महीने में बारिश लगातार बहती रहती है, अर्थात गिरती रहती है। समूचा गांव, जो सारा का सारा गांव है, वो खेतों में दिखाई देता है। कहीं खेतों में हल चल रहे हैं तो कहीं रोपनी हो रही है, अर्थात धान की रोपाई की जा रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, क्योंकि जहाँ धान की खेतीबाड़ी होती है वहाँ पहले पानी भरा जाता है, तो उन पानी के अंदर बच्चे उछल कूद करते हैं। तो औरतें कलेवा लेकर, कलेवा क्या होता है, सुबह का नाश्ता, कि कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है, अर्थात वे डोले पर बैठी है। खेत का जो डोला होता है उसको मेड़ बोलते हैं। डोले पर बैठी हुई है और आसमान बादलों से घिरा हुआ है, धूप का कहीं नाम नहीं है। यहाँ जो सावन का महीना होता है, आषाढ़ का जो महीना होता है, लेखक ने उसका वर्णन किया है कि उस समय जगह जगह बारिश होती है, खेतों में पानी भरा होता है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। ऐसे ही समय में आपके कानों में एक झनकार सी सुनाई देती है, अर्थात बाल गोविंद भगत की आवाज़ सुनाई देती है। यह क्या है, यह कौन है, ये पूछना नहीं पड़ेगा। अर्थात सभी लोगों को इस बात का पूरा एहसास था कि ये भजन कीर्तन की जो आवाज़ है वो किसकी है और कहाँ से आ रही है, इस समय भगत कहाँ पर है। बाल गोविंद भगत का समूचा जो शरीर है वो कीचड़ में लिथड़ा हुआ है। अपने खेत में वे रोपनी कर रहे हैं। उस समय बाल गोविंद भगत अपने खेत के अंदर हैं और धान की रोपाई कर रहे हैं। उनकी जो अंगुली है उसकी
एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है कि लाइन के अंदर वह उन रोपनी को तैयार कर रहे हैं। उनके कंठ से एक एक शब्द जो संगीत के रूप में दिखाई दे रहा है, सुनाई पड़ रहा है, तो कुछ स्वर की ओर भेज रहे हैं उन शब्दों को, भजनों को, और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े हुए लोगों के कानों की ओर भेज रहे थे। कहने का मतलब ये था कि कुछ भजन कीर्तन की आवाज़ें आकाश की ओर जा रही थी, तो कुछ भजन कीर्तन की आवाज़ें आस पड़ोस में जो किसान लोग काम कर रहे थे उनके कानों में सुनाई पड़ रही थी। बच्चे खेलते हुए झूम उठते थे, औरतें जो थी वो मेड़ पर बैठी रहती थी, तो उनके होठ भजन कीर्तन में काँपने लगते थे, वे गुनगुनाने लगती थी, भजन कीर्तन गाने लगती थी। जो पड़ोसी खेतों में हल चलाने वाले हलवाए थे उनके पैर अपने आप उठने लग जाते थे। रोपनी करने वाले जो खेतों में, पड़ोसी खेतों में जो रोपनी कर रहे, धान की रोपाई कर रहे हैं, उनकी जो अंगुलियां थी वो ऐसे सुर लय ताल के साथ साथ एक अजीब ही क्रम में चलने लगती थी। तो लेखक कहता है कि ये सब क्या था, भगत का ये संगीत है या कुछ जादू का प्रभाव है जो कि प्रत्येक लोगों के अंदर एक नई लहर उत्पन्न कर रहा है। अब लेखक ने बताया कि भादों की वह अंधेरी अधरतियाँ, कि भाद्रपद सर्दी का समय होता है और अर्थात वर्षा जब समाप्त हो जाती है उसके बाद का यहाँ पर लेखक ने वर्णन किया है कि भादों के अंदर अंधेरी रात का समय है, आधी रात का समय दिखाई दे रहा है, सुनाई पड़ रहा है। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा समाप्त हुई है। जो लगातार बारिश हो रही थी वह अब समाप्त हो चुकी है। बादलों की जो गरज है, बिजली की जो तड़प है, वो में आपने कुछ सुना होगा। अर्थात अब झिल्ली की झंकार, जो ज़मीन में से झिल्लियाँ आवाज़ करती है, जैसे कि हमारे यहाँ देखने को मिलता है कि वर्षा होने के बाद ज़मीन में से भंभीरी आदि की आवाज़ आती है, या दादुर का तो मेंढक की टर की आवाज़ आती है। बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती कि वहाँ से जो ज़मीन से आवाज़ आती है वह ज़मीन की आवाज़ अलग सुनाई पड़ती है, लेकिन भगत की जो संगीत की आवाज़ है वो अलग ही सुनाई पड़ती है। उनकी जो खंजड़ी है, अर्थात उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट है, बजाने वाला वाद्य यंत्र है, उसको खंजड़ी कहा गया। डिमक डिमक बज रही है, अर्थात लगातार उनकी खंजड़ी की आवाज़ सुनाई पड़ रही है और वे लगातार गाते जा रहे हैं। और उनके जो गीत के बोल हैं वो गीत के बोल बता रहे हैं कि गोदी में पिया चमक उठे सखियाँ च्यों उठे ना, कि मेरे जो प्रभु है वो मेरी गोदी में ही है और मैं उसे इधर उधर ढूंढने का प्रयास करता हूँ, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है। अर्थात जो आत्मा है वह समझती है वह बिल्कुल अकेली है और चारों ओर उसे ढूंढने का प्रयास करती है। उसी प्रकार बड़े बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी को चौंका देता है। अर्थात जो पड़ोसी लोग हैं वो बड़े हैरान होते हैं और देखते हैं कि भगत आधी रात के समय भी भजन कीर्तन में लीन है, जबकि लोग गहरी निंद्रा में सो रहे हैं। लेकिन सर्दी के समय में भी बाल गोविंद भगत अपनी भजन साधना में कितने व्यस्त हो रहे हैं। अरे अब संसार निस्तब्धता में सोया हुआ है, अर्थात संसार गहरी निंद्रा में सोया हुआ है, लेकिन बाल गोविंद भगत का यह संगीत इस समय भी जाग रहा है और जगा रहा है। और क्या गीत के बोल हैं, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, कि हे प्राणी तुम्हारी गठरी के अंदर चोर घुस आया है, इस समय तुम जाग जाओ। कहने का मतलब क्या है कि इस समय तुम्हारे मन के अंदर जो चोर है, चोर कौन सा है, ईर्ष्या द्वेष भावना छल कपट आदि, यहाँ पर लेखक ने उसको प्रमाणित किया है कि वह एक चोर के समान है। और हे मुसाफिर तुम जागकर अपने मन से इस प्रकार की विचारधारा को समाप्त कर दो। अब लेखक ने आगे के बारे में बताया है कि कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ क्या होती है, प्रातः काल के समय गाए जाने वाले गीत, कि जैसे सर्दी शुरू होती थी तो सर्दी के दौरान भगत प्रातः 4 बजे उठते थे और 4 बजे अपनी खंजड़ी लेकर और अपने घर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर
स्नान करने के लिए नदी में जाते थे और वहाँ से स्नान करने के उपरांत अपने भजन कीर्तन करते हुए, अपनी ढपली बजाते हुए घर लौटते थे। कहने का मतलब ये है, लेखक ये कहना चाहता है कि जैसे ही सर्दी शुरू होती थी तो भगत प्रातः 4 बजे उठकर अपनी खंजड़ी लेकर अपने घर से चलते थे, भजन कीर्तन करते हुए नदी तक पहुंचते थे, नदी में स्नान करते थे और वहां स्नान करने के उपरांत वे वापस जब अपने घर आते थे तो भजन कीर्तन करते हुए ही अपने घर लौटते थे। इससे आगे का जो भाग है वो आपको अगले बार करवाया जाएगा। आशा है आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।